Dear student, welcome to the chapter number 7 System of Particles and Rotational Motion। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में समझेंगे। वह चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस कर लेंगे और फिर रोटेशनल मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का और सेंटर ऑफ मास का टॉपिक सबसे पहले समझते हैं, रोटेशनल मोशन बाद में। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सो लेट्स स्टार्ट। Center of mass of a system of particles। अब इस हेडिंग में सारे टर्म्स को समझ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है पार्टिकल, तो इस पार्टिकल के बारे में हमने पहले डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 में। एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि पार्टिकल एक्चुअल में है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर, particle. So what is this particle? We know that the particle is nothing but a particle is a point like object। मतलब बहुत छोटा होगा। with mass, साइज छोटा, मास भी होगा, but neglected in size and स्ट्रक्चर। साइज और स्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, बस इसका मास होगा और ये पॉइंट लाइक है। मतलब इसके मास का डिस्कस करेंगे सिर्फ हम, और कुछ भी नहीं। स्ट्रक्चर और साइज नहीं होगा, कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी साइज नहीं होगी। अब बात आती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट समझ लेते हैं। तो सेकेंड नंबर क्या? सिस्टम ऑफ particles। सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन, बहुत सारा। तो यहां पर किसका कलेक्शन होगा? पार्टिकल्स का। सो कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ particles which mutually interact with one another। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें। मतलब यहाँ पर अगर हम कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे, सपोज यहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ। तो ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, वो इंटरनल फोर्स होता है। हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। अभी हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे फोकस करते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पार्टिकल एक्चुअल में क्या है। सो हियर द पार्टिकल्स दे जस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर। यहाँ तक का मतलब ही हुआ। अब एक और पॉइंट आता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम पार्टिकल। मीन्स ये पूरी डेफिनेशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो थर्ड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट पर लिख दिया मैंने COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब इसका मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सेंटर ऑफ मास of a body is a point where entire mass of the body is supposed to be concentrated for describing its translational motion।
मतलब पूरी बॉडी का मास एक ही पॉइंट पे हम फोकस्ड मान लें। जैसे यहाँ पे मैंने एक रॉड कंसिडर किया, एक पतली सी रॉड को, अगर मुझे इस रॉड को बैलेंस करना हो अपने किसी फिंगर पे, तो हम ऐसे इसके मिड पे एक पॉइंट बना दें या फिंगर रख दें और ये बैलेंस हो जाएगा। या फिर यह समझ लें कि यहाँ पे एक हमने बॉडी रख दी, इस अदर साइड नहीं रखी, तो इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा किस साइड, जहाँ पर हैवियर बॉडी है। तो बैलेंस करना हमको देखा होगा कभी क्लासरूम में बच्चे नोटबुक को बैलेंस करते हैं अपनी फिंगर के ऊपर एंड दे जस्ट रोटेट इट। तो वो पॉइंट जहाँ पे फिंगर रखा हो सेंटर ऑफ मास हो गया इस पर्टिकुलर नोटबुक का। तो जहाँ पे एंटायर मास को क्या करें, बैलेंस करें। डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेशन मोशन को समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक बॉडी के मोशन की बात कर लें, ये बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पर समझें। सबसे पहले मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज़ प्योर ट्रांसलेशनल, सीधा लीनियर मोशन कर रहा है। हमने यहाँ पे एक बॉडी कंसिडर कर लिया है, इसके जो सेंटर ऑफ मास हैं, चलो मैं रेड पेन से बता दूँ, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स वहीं के वहीं, मतलब देखो वो एक पर्टिकुलर लाइन पे मूव कर रहे हैं, एक लीनियर मोशन कर रहे हैं। तो इस सेंटर ऑफ मास को अगर फोकस करके इसकी स्टडी करूँ तो पूरी की पूरी बॉडी का मोशन हमको मालूम पड़ जाएगा, वी कैन फोकस ऑन दैट। लेकिन ये केस देखो, अगर इसी पोर्ट को, इसी जार को या इसी बॉडी को हमने रोटेट करके मूव करा है, तो सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्ट्री वही है, पर बाकी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। हम इसको रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट में समझेंगे बाद में, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा टारगेट सिर्फ क्या है, सेंटर ऑफ मास को समझना। इतनी सिंपल इंट्रोडक्शन चल रहा है ये, बाकी टॉपिक्स इसके बाद स्टार्ट होंगे। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें समझ गए, सेंटर ऑफ मास तक, सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तक हमने कंप्लीटली समझ लिया। डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेशनल मोशन भी मालूम पड़ गया, कैसे हम बॉडी को कंट्रोल करते हैं, मतलब बैलेंस करते हुए मालूम पड़ गया। अब जिस बॉडी की बात हो रही वो तो रिजिड बॉडी। सो फोर्थ नंबर रिजिड बॉडी। क्या है रिजिड बॉडी, इसका ही पहले डिस्कस किया था हमने। अ बॉडी इन विच इंटर particle distance remains same, या फिर ऐसा कह सकते हो कि इसका साइज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब नो चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, एज यूजुअल, डिफॉर्मेशन ना हो, दैट इज कॉल्ड एज द रिजिड बॉडी। वैसे 100% रिजिड बॉडी इम्पॉसिबल इस यूनिवर्स में। चलो, तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया, ये बॉडी का बैलेंस भी समझ लिया, सेंटर ऑफ मास तक भी हो गया। नाउ अब कुछ पॉइंट्स देख लेते सेंटर ऑफ मास को, कि सेंटर ऑफ मास कैसे हम समझें, कैसे इसके फॉर्मूले को डिराइव करें। हमने यहाँ पे कंसिडर किया एक लाइट मास, मतलब नेग्लिजिबल मास का एक रॉड है, ठीक है ना। आपको सिंपल मैकेनिज्म के बारे में मालूम है, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पे एक दूसरी बॉडी है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, चलो एक को ब्लैक रखा, दूसरे को हम दूसरा कलर दे देते हैं, चलो ग्रीन कलर दे देते हैं। ये ग्रीन कलर वाली जो बॉडी हमने बनाई है, एक स्फीयर बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया या पार्टिकल जो भी, इसका मास है m1, इसका वेट mg डाउनवर्ड्स होगा। ओके, इट इज m1g डाउनवर्ड्स। सेकेंड वाले की बात करते, इट्स मास इज m2, इट्स वेट m2g इन डाउनवर्ड्स। मुझे इसको बैलेंस करना है एक फिंगर के ऊपर, पूरा सिस्टम का मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे बैलेंस करना है। तो मालूम दोनों के मास अलग अलग हैं, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास मिड में तो नहीं आएगा, हैवियर के साइड ही जाएगा। कौन सा हैवियर नहीं मालूम है, हम कोई भी जगह पे समझ सकते कि सेंटर ऑफ मास होगा, पर मिड पॉइंट पे तो नहीं होने वाला है। हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि ये इसका बैलेंस पॉइंट है या फिर इसका सेंटर ऑफ मास है। ये जो डिस्टेंस है मैंने इसको r1 लिखा और इसके लिए लिख दिया मैंने r2, मतलब m2 r2 डिस्टेंस पे, m1 r1 डिस्टेंस पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी रिप्रेजेंट कर दूं, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये y एक्सिस हो जाए, राइट, और ये x एक्सिस हो जाए, और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर, ओरिजिन पे है। चलो x और y बना दिया मैंने।
तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे बैलेंस पॉइंट है उसको भी नाम देना पड़ेगा, दैट इज ओरिजिन। तो मैं लिख दूंगा 0 0। अब एक सिंपल लॉजिक, तो आपने इसकी स्टडी की हुई है बैलेंस के लिए, एफर्ट वाला बात मालूम है ना, एफर्ट वैल्यू इनटू द साइज और द साइड और लेंथ ऑफ द एफर्ट साइड, करेक्ट ना, और वेट एंड साइड ऑफ द वेट साइड दोनों का। सो एज वी नो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक साइड का फोर्स और उस पर फोर्स लेंथ वो किसके इक्वल होगा, सेकेंड वाले के, मतलब फोर्स एंड इनटू द फोर्स साइड या फिर लेंथ। m1 है, सो आई कैन राइट दिस m1 एज क्या हो जाएगा ये, सॉरी f1 एज इट विल बी m1g और f2 क्या हो जाएगा m2g। तो ये बैलेंस वाला केस क्या, हमारे सिंपल मैकेनिज्म का हमने बैलेंस किया है, ठीक है ना, कि जैसे कम फोर्स लगा के ज़्यादा एफर्ट दिखाना, तो उसके लिए दोनों साइड का फोर्स, आपने सीजर को देखा होगा वो सब केसेस। तो यहाँ पे m1g r1, यहाँ पर m2g इंटू r2, चलो इतना हो गया। अब m1 r1 यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 r2, g कैंसिल कर दिया दोनों साइड, सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं। m1 r1 इस साइड रखा, m2 r2 को मैं दूसरी साइड लिया, इट विल बी द नेगेटिव, सो इट इज 0। इसको मैं अब वेक्टर फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, आई कैन राइट इट एज m1 एंड हियर वेक्टर r1। मैं यहाँ पर इस r1 को अगर देखूँ तो पॉजिटिव साइड x के है और r2 कहाँ पर है, नेगेटिव साइड है। तो अगर ये नेगेटिव तो उसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख दूँ कि इट इज m2 वेक्टर r2। मैं पे लिख दे रहा हूँ दिस r2 वेक्टर क्या है, इट इज माइनस r2 i कैप अपोजिट ऑफ x, ओके, इक्वल्स टू 0 तो है। अब ये 0 क्या है, ये ओरिजिन है, ध्यान रखना। तो ओरिजिन तो मैंने 0 0 लिख दिया। इस साइड अगर देखो तो मास और पोजीशन है, तो उस साइड भी क्या होना चाहिए, पोजीशन है तो उसके बाद मास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल मास, क्यों टोटल मास, क्योंकि वो पोजीशन पूरी बॉडी पूरी सिस्टम का है 0 0, m1 m2 का सारा एक जगह फोकस्ड पोजीशन है, इसलिए मास पूरे सिस्टम का आया। और इस साइड m1 r1 m2 r2। ना m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये 0 0 क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, सेंटर ऑफ मास का, सो आई कैन राइट RCOM वेक्टर एंड m1 प्लस m2। अब इस RCOM को मैं सब्जेक्ट ले लूँ, सो RCOM CM सिंपल, इट इज m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास। ये बेसिक आइडिया कि एक्चुअली सेंटर ऑफ मास को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, कहाँ से फॉर्मूला आया, फिर हम डायरेक्टली अभी थ्योरी पार्ट तो बाद में समझेंगे। चलिए, तो इस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास को कैसे डिराइव करना वो भी सीख लिया। ओके, वेरी गुड। अब सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो सकता है, उसकी पोजीशन किस पे डिपेंडेंट है, वो है क्या एक्चुअल में। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, ये पोजीशन है मतलब पॉइंट है, नॉट अ पार्टिकल। इसको पार्टिकल मत समझ लेना, मतलब इसका अगर यूनिट लिखना हो मुझे सेंटर ऑफ मास का, किस में, SI में, सो SI यूनिट क्या हो जाएगा, इट इज मीटर, किलोग्राम नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये पार्टिकल नहीं, ऐसा खुद का कोई मास नहीं, पोजीशन बताता है सिर्फ, और कुछ नहीं बताता है। सो इट्स SI यूनिट इज मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, position of center of mass may be inside or outside to the body। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ बॉडी के। सो हियर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एंड रिजिड बॉडी, सॉरी हम यहाँ पे, अब रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट किस पे डिपेंड है, देखिए द ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मीन्स द ज्योमेट्रिकल शेप
और सेकेंड आता है मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड नंबर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसका मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। मास डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर एक्चुअल में क्या मतलब हो रहा है। वेट अ मोमेंट, हम पेज ऐड कर लें। देखिए हम एक आर्बिट्री शेप की बॉडी की बात कर लेते हैं कि दोनों साइड से उसका वेट एक जैसा नहीं है, एक साइड से वेट ज़्यादा, एक साइड से, आप देखिए राइट साइड वेट ज़्यादा होगा, लेफ्ट साइड होगा, और राइट साइड उसका वेट कम होगा। सपोज 5 मीटर डिस्टेंस का, तो सेंटर ऑफ मास 2.5 पे नहीं आएगा, मिड पे नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। बल्कि कहाँ होगा ये थोड़ा शिफ्ट होगा, किस तरफ, हैवियर बॉडी की तरफ। तो हैवियर साइड कहाँ पर इसका, तो इस साइड होगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, मास डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट हुआ, मतलब जहाँ पर हैवी साइड होगा उस साइड थोड़ा सा क्या करेगा, ये शिफ्ट होगा। सो वी कैन राइट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स द, किसकी साइड शिफ्ट होगा, मोर मास साइड या फिर हैवियर मास साइड। सो टू द मोर मास, जहाँ पे ज़्यादा मास है उस तरफ। तो ये सब बेसिक था सेंटर ऑफ मास को लेके, बाकी मेन टॉपिक्स इसके बाद स्टार्ट होंगे। सो आई होप इतना समझ में आया। नहीं मालूम पड़ा तो आप मुझे बोलना, आगे और कोई वीडियो बना के सेंड कर दूंगा।